नमस्कार, मैं नवल सिंह फिर आपके बीच में हूँ और जैसा मैंने आपको कहा था कि मैं समय-समय पर आपके साथ शहर की ख़ास शख्सियत के साथ ख़ास मुलाकात का सफ़र ये जारी रखूँगा। और शिक्षक दिवस पर जब मैंने सोचना शुरू किया कि कुछ ऐसे व्यक्तियों से मुलाकात करवाई जाए, जो उन्होंने कि समाज को बहुत कुछ दिया है। तो उस वक़्त मेरे दिमाग में विचार आया कि हम एक शिक्षक से तो मुलाकात करते हैं, पर उस व्यक्ति से मुलाकात क्यों ना की जाए, उस कपल से मुलाकात क्यों ना की जाए, जो समाज को सिखाने का काम बरसों से कर रहे हैं और लगातार समाज उनसे सीख भी रहा है और समाज ने उनको एक शिक्षक, एक मार्गदर्शक के रूप में स्वीकार भी किया है। आज उन्हीं कपल से मैं आपकी मुलाकात करवाने जा रहा हूँ। वो हैं टोहाना की जानी-मानी शख्सियत डॉक्टर शिव सचदेवा और मैडम सचदेवा। जी, स्वागत है डॉक्टर साहब आपका। थैंक यू वेरी मच नवल जी। मैं नवल जी का और विकास बिश्नोई का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं, जो हमारे छोटे से स्टूडियो में शब्द मंच की तरफ से आए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद जी। मैडम आपको कैसा लग रहा है आज? अच्छा लग रहा पकड़ो, है। पकड़ो, पकड़ो। हाँ जी। बहुत अच्छा लग रहा है। ये मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस है। अच्छा। मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। जी, हमें भी बड़ी खुशी है जो आपने कहा कि ये पहला एक्सपीरियंस है और हमें इस बात की खुशी है कि आप पहली बार सबके सामने हमारे साथ बैठ के बातचीत कर रहे हैं। इससे हमारा भी गौरव बढ़ा है, हमारा मान बढ़ा है। तो शुरुआत करते हैं डॉक्टर साहब, जैसा मैंने आपसे पहले भी बात की थी कि मेरा मन था कि जो समाज को सिखा रहे हैं, शिक्षक दिवस पर उनसे क्यों ना बातचीत की जाए। तो मैडम शिक्षिका भी रही हैं और आपके साथ भी रही हैं। तो सबसे पहले मैडम आप बताइए कि आपका एक अनुभव रहा, डॉक्टर साहब लगातार समाज सेवा में सक्रिय हैं, तो ऐसे समय में कैसे आपने घर को सँभाला और कैसे डॉक्टर साहब को सँभाला? नहीं, ये अपने अंदर एक पैशन होता है। भी डॉक्टर साहब को भी ये पैशन था कि समाज सेवा करने का, पेशेंट्स को सर्व करने का। तो मैंने भी इनको मतलब एक तरह का मोटिवेट किया। इसीलिए मैंने भी इनको मोटिवेट किया, क्योंकि जो पैशन है वो किसी का दबाया नहीं जा सकता। वो अगर तुम दबाने की कोशिश करोगे तो उसको नेगेटिव इफ़ेक्ट होते हैं। ये सारी और डॉक्टर साहब आपको कैसा महसूस होता है कि आप दोनों इतने लंबे समय से समाज सेवा में लगे हुए हैं और समाज को सिखा भी रहे हैं, तो कितनी संतुष्टि तो आपको होती है, पर किन तकलीफ़ों का सामना करना पड़ता है, थोड़ा इसके बारे में बताइए? नवल जी, आप जानते हैं कि शरीर और मन का आधाराध्याय संबंध होता है। इसी प्रकार शिक्षक और विद्यार्थियों का भी आधाराध्याय संबंध होता है। हम दोनों ने आपस में जो हमारी अंडरस्टैंडिंग रही है, अब तक हमें 35 साल हो गए हैं हमारी मैरिज को, लेकिन कभी भी कोई ऐसा वो नहीं आया, एपिसोड नहीं आया जिससे कि हम एक दूसरे से असंतुष्ट हों। अच्छा मैडम आप बताइए, जैसे कि आप डॉक्टर साहब तो लगातार अपना समाज को समय देते हैं और आप स्कूल जाते रहे, तो स्कूल में भी आपसे सभी लोग पूछते होंगे भी डॉक्टर साहब के साथ आप हस्बैंड वाइफ हैं, तो बार बार लोग पूछते होंगे भी डॉक्टर साहब को ऐसा क्या खिलाते हो कि लगातार काम करते रहते हैं, पूछते नहीं थे डॉक्टर से आपसे भी ऐसा क्या खिलाते हो आप? ऐसा है कि ये जो ड्यूटीज़ होती हैं ना, ये परमात्मा अलॉट करता है सभी को। और भगवान ने इनको यही मतलब मरीज़ों की सेवा करने का अवसर दिया है, उनको ड्यूटीज़ अलॉट की हैं। तो मैं उस काम के अंदर बाधा नहीं बनना चाहती बिल्कुल भी। अच्छा। हाँ। अच्छा, कभी ऐसा भी अवसर आया आपके सामने कि आपको लगा हो कि नहीं हमें थोड़ा सा समय भी मिलना चाहिए आपस में और आपको नहीं मिल पा रहा? नहीं, मुझे ऐसा कभी नहीं लगा, क्योंकि मेरा मतलब मेरी जॉब भी थी, मैं हमेशा बिज़ी ही रही हूँ ज़्यादातर। हाँ तो जी। मुझे कभी ऐसा नहीं लगा कि मुझे टाइम दे। और मुझे ये भी लगता है कि हर व्यक्ति जो है एक इंडिविजुअल पर्सनैलिटी होता है और उसको अपने अनुसार जीने का अधिकार भी है। और वो अपने गुणों को मतलब कि वैसे लोगों के सामने भी रिप्रेजेंट कर सकता है और वो उसको एक्सपेंड भी कर सकता है, डेवलप भी कर सकता है। अगर मेरी तरफ से कोई पाबंदी लगती तो फिर वो सही नहीं रहता। अच्छा, आपके बच्चे हैं, 2 लड़के 2 हैं, बेटियां 2 एक 2 बेटा। बेटियाँ हैं, 1 बेटा है। हाँ तो जी। उन बच्चों ने कभी शिकायत की हो आप दोनों से कि आप भी समाज में चले जाते हो, आप नौकरी चले जाते हो, हमें भी तो टाइम दो, ऐसा कभी हुआ? नहीं, मेरे को लगता है ये भी कुदरत की तरफ से ब्लेसिंग होती है कि उन्होंने भी कभी कोई शिकायत का ऐसा नहीं कहा, क्योंकि उनकी सभी नीड्स पूरी होती रही हैं। अच्छा जी। क्योंकि जैसे डॉक्टर साहब मरीजों का ध्यान रखते हैं, वैसे बच्चों का भी की तरफ भी ध्यान देते हैं। तो आपकी मैरिज हो गई है? आपकी कोई पहले से भी इस हिसाब से लग रहा है जैसे कोई लव मैरिज हो, जब आप दोनों की इतनी अटैचमेंट है? कैसे रही आपकी शादी? अच्छा, कैसे? नहीं, ठीक है। हमारी अरेंज्ड मैरिज थी। अच्छा जी। ऐसा कुछ नहीं, मैं पानीपत की रहने वाली थी। हाँ जी। हाँ।
तो लव लव बाद में हो गया यानी कि। हाँ भी मैंने डिवोशन yes, जैसे yes. पता नहीं कुदरत ने बनाया ही कुछ ऐसा था। हाँ जब ये थोड़ी देर मतलब कि जब उस दिन इनकी थोड़ी सी तबीयत वो खराब हुई ना, मुझे थोड़ा सा ये महसूस हुआ कि जीवन में ना जो अच्छी आत्माओं का मेल जो होता है ना, कभी कभी मिलता है जैसे अच्छा। भी मतलब कि ये होता है जीवन में। जीवन में होता हाँ कि एक दूसरे को अट्रैक्ट करती हैं ना वो, जिनका लेन देन होता जिनका है, लेन-देन होता है। आपस में लेन देन होता है। जी, जी, जी। तो जैसे कि आपने बात बताई कि हमारा इस तरह से आज तक 35 साल हो गए आपको, तो 35 साल के बीच में थोड़ा कोई झगड़ा झुगड़ा तो बता दो आप, कभी झगड़ा हुआ होगा? झगड़ा झगड़ा तो मेरे को तो इतना ध्यान ही नहीं है कभी यानी जिस चीज को याद करना पड़ जाए वो चीज कभी हुई नहीं। तो आप सब जो नहीं देख मतलब रहे कि हैं, जैसे मैंने ये देखा है ना भी पति पत्नी में वो पता नहीं कुछ इनकी तरफ से भी ऐसा रहा बहुत अच्छा, और मुझे भी कभी नहीं ऐसे लगा कि मैं भी मतलब संतुष्ट थी, कोई ऐसी बात नहीं। अच्छा जी। हाँ जी। तो जैसे कि शिक्षक दिवस है, इसके ऊपर इस बात से भी इस बात को जोड़ेंगे, जैसे कि आपने बच्चों को भी पढ़ाया, अपना परिवार भी संभाला, तो क्या लगता है कि जीवन में संतुष्ट हैं? जैसे आप बार बार संतुष्टि की बात कर रहे हैं कि सब चीज जगह पे आपने सब मोर्चों पे अपने आप को फतेह किया। हाँ मतलब कि अच्छा लगा। जैसे ये था कि जब मेरी मैरिज हुई तो मुझे मतलब कि टीचिंग में बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं था, कि मतलब हमारी एंगेजमेंट हुई हुई थी, तो जैसे मतलब लेटर्स हमारे एक्सचेंज होते थे, तो मैंने भी इनको कहा, इन्होंने कहा भी नौकरी जॉब करने के लिए, मैंने सोचा भी चलो अभी अगर मना करना होगा कर देंगे, मैं जॉब नहीं करूँगी। मतलब कि ये मेरा वो था भाई, अब तो मुझे टाइम है, और मैंने ना मतलब कि फ्रैंकली ये बता दिया कि मैं जॉब नहीं करूँगी, मुझे इंटरेस्ट नहीं है। लेकिन जीवन जो है ना हमारी रुचियों के अनुसार नहीं आता, जीवन में जो हमें मिलता है ना उसको अगर हम एक्सेप्ट करते जाते हैं, देन वी रिमेन हैप्पी एंड सेटिस्फाइड। ये आपने बहुत अच्छी बात। अच्छा, आप लेटर लिखते थे पहले शादी से पहले एक दूसरे हाँ को? हाँ बिल्कुल लेटर लिखते थे, लेकिन थोड़ी- हमारे लेटर्स में जो था ना, वो समझो कि जैसे राधा कृष्ण का प्यार होता है ना, उस टाइप का था। एक दूसरे से एक्सचेंज करते थे एक दूसरे का हाल चाल जानने के लिए। लेकिन हमने जो लेटर लिखे तो हमें वेट होती थी भी आज मेरा लेटर है, आप फिर इसका लेटर आएगा, इसका लेटर है, तो बहुत ही आनंददायक क्षण रहे वो मेरे लिए। कितने दिनों बाद लेटर मिलता था एक दूसरे को? नहीं देखो, जितना टाइम बिल्कुल थोड़ा था, इसलिए 5-10 दिन बाद हमें हमेशा अपने लेटर की वेट होती थी। हाँ नहीं मतलब चलो जो भी रहा है टाइम पीरियड। month है? हाँ अच्छा जी। वो क्योंकि मेरा वो क्लिनिक उस टाइम अंडर कंस्ट्रक्शन था ना, अच्छा जी। तो लेकिन बड़े रुचिपूर्ण लेटर थे वो, और बड़ा आनंद लिया उन लेटर्स का हमने दूसरे को एक दूसरे को एक्सचेंज करके। मान सकते हैं भारतीय डाक व्यवस्था उस वक्त बेहतर काम बिल्कुल बिल्कुल, उस टाइम थी भी डाक व्यवस्था पूरी इन्वेलप होते थे उस समय। कोई ना तो कोई फ़ोन होते थे, ना मोबाइल होते थे, ना लैंडलाइन भी नहीं होते थे उस समय। 35 साल पहले तो वो मिलाना पड़ता था, 2 घंटे बाद आपको रिप्लाई मिलती थी। तो उस समय सिर्फ लेटर का ही एक माध्यम था कि आदमी एक दूसरे को अंडरस्टैंड कर सके, क्योंकि हमने कोई ये नहीं था कि जैसे होता है भाई आपस में बातचीत करनी है, जैसे हम आजकल मैरिज में है लड़का लड़की बातचीत करते हैं, हमने लेटर्स के थ्रू ही एक दूसरे को जाना पहचाना, एक दूसरे पर विश्वास किया। हाँ जी। अच्छा, उस वक्त आपने कभी फोन पे भी बात की एक दूसरे से? नहीं ऐसा फ़ोन कुछ थे नहीं ना। थे नहीं फोन। फ़ोन उस टाइम लैंडलाइन में अगर हम मिलाते थे, जैसे इनका मिलाओ तो 2 घंटे बाद नंबर आता था, ठीक है ना। लेकिन उस समय कोई मोबाइल की व्यवस्था नहीं थी। 35 साल पहले की बात आप देखो, 1984 की, तो उससे मोबाइल की व्यवस्था नहीं थी, और लैंडलाइन भी बहुत देर बाद मिलता था। लेकिन सिर्फ एक लेटर का ही सहारा था, और लेटर के माध्यम से ही हमने एक दूसरे को जाना। ऐसा हाँ ये आपस की देखो अंडरस्टैंडिंग होती है, एक दूसरे को पर अंडरस्टैंडिंग के ही लेटर होते थे ज़्यादातर। अच्छा, आप बताओ, मैडम ने तो बताया नहीं, कभी ऐसा झगड़ा झुगड़ा कोई हुआ हो, ध्यान हो आपको कोई? नहीं झगड़ा ऐसा नहीं है, झगड़ा हो जाता था, लेकिन पता क्या है, मैंने जो एक मेरा नियम है, ये सबसे पहला नियम है, तो कोई भी अगर कुछ कहता है तो उसको स्वीकार कर लेना, ठीक है। अगर इन्होंने मुझे कुछ कहा है
और हो सकता है जेन्युइन कहा है, क्योंकि मेरा समाज के साथ भी लिंक है, कुछ अपने क्लिनिक के साथ भी लिंक है। मेरी पेशेंट एवरेज भी बहुत ज़्यादा थी, मुझे रात को भी जाना पड़ता था, दिन में भी जाना पड़ता था, किसी अपने घर के कार्य के लिए भी जाना पड़ता था, तो कई बार मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है। लेकिन मैं समझ लेता था कि ये जो बोल रहे हैं ये बिल्कुल ठीक बोल रहे हैं, और मैं उनको स्वीकार कर लेता था। और उस स्वीकार करने के बाद अगर एक व्यक्ति स्वीकार कर लेता है, नहीं बोलता, तो झगड़ा बंद। ये डॉक्टर साहब ने एक बेहद शानदार बात कही, और मैं ये कहना चाहता हूँ शायद इनके जीवन से इस वक्त जो इतने भी हस्बैंड वाइफ हैं, पति पत्नी हैं, वो ये बात सीख सकते हैं। जैसा मैडम ने भी यही कहा, सर ने भी यही कहा कि जो संतुष्टि है, जो हमारे जीवन में जो भी आ रहा है उसे हम स्वीकार करते चलें। अगर हम उसे स्वीकार करेंगे, हमें कहीं भी दिक्कत नहीं होगी। हमें ये लगेगा कि नेचर जो है हमारे लिए सब कुछ कर रही है और हम नेचर के अनुसार ढल रहे हैं। तो ये तो आपके जीवन का एक अध्याय हुआ, पहला अध्याय। भी पहले अध्याय में आपने क्या किया कि ये तो हमें आज ही पता लगा, खैर उस वक्त आप लेटर भी लिखते थे। अच्छा, उसके बाद आप आ गए। अच्छा डॉक्टर साहब, आपके मन में ये कैसे आया, जैसे मैडम कह रहे हैं कि मैं नौकरी नहीं करना चाहती थी, आपको क्यों लगता था कि महिलाओं को नौकरी करनी चाहिए उस वक्त में? देखो, महिलाओं को वैसे तो नौकरी करके दोहरी ज़िंदगी जीनी पड़ती है, क्योंकि हालांकि मेरा परिवार भी बड़ा था, जॉइंट फैमिली थी, तो मेरे ताया जी भी हमारे साथ ही रहते थे, ठीक है ना, मेरे फादर मदर भी साथ रहते थे। लेकिन मैं चाहता था, मतलब जो इन्होंने शिक्षा प्राप्त की है उसका तो एक सही प्रकार से प्रयोग हो उसका। और ये इसलिए नहीं करना चाहते थे कि क्योंकि परिवार का बहुत बड़ा बोझ था। लेकिन इन्होंने बड़ी मेहनत की, मैं इनके मुंह पर प्रशंसा तो नहीं कर रहा, लेकिन इन्होंने बड़े अनुशासन से, बड़ी मेहनत से और बड़ी सेवा की भावना से मेरे पेरेंट्स की भी सेवा की, और कॉलेज में जाकर भी बच्चों को सेटिस्फाई किया। और इनकी एक आदत ये भी थी कि जब तक बच्चा सेटिस्फाई नहीं होता, ये हर पहरे के साथ, हर स्टैंजा के साथ एक एग्जाम्पल देते थे कहानी के माध्यम से। तो इस करके ताकि बच्चों को जब तक क्लैरिटी नहीं होती, जब तक वो एग्जाम्पल देकर ही उनको बताते थे। इनका तो देखो, समाज सेवा का तो घर का परिवार को संभालना ही एक समाज सेवा है। इस घर को जो संभालते थे ना, ये इनको कई बार मैं देखता था 2 बजे कपड़े प्रेस कर रहे होते थे, रात को 2 बजे, और सुबह जाकर फिर 8 बजे ये अपना कॉलेज में जाकर जाते थे। फिर उसके बाद फिर बिजी शेड्यूल, क्योंकि मेरे पेरेंट्स से खाना भी बनाना होता था, और भी बच्चे भी 3 थे हमारे, उनकी शिक्षा का भी देखना होता था, स्कूलों में पढ़ते थे, ठीक है ना। मेरी आपको बताया ही है कि 2 बेटियां और 1 बेटा थे, 3 बच्चे थे, उनको भी संभालना। तो ये वाकई मतलब एक इन्होंने जो दोहरी ज़िंदगी जी है, और बड़ी सफलतापूर्वक जी है, और बड़ी निर्भरता से जी है, निर्भयता से जी है। और इनको बाद में जब इनको रिटायर किया गया है, तो भी मतलब मुझे बहुत अच्छा लगा, क्योंकि मैडम जब आप पढ़ाना शुरू किया जब आपने, तो फिर क्या स्टाइल रहता था आपका पढ़ाने का, जो बच्चों को बहुत अच्छे ढंग से समझ आता था? जैसा मैंने सुना भी है कई लड़कियों से कि आप बहुत अच्छा पढ़ाते थे, क्या स्टाइल रहता था आपका? नहीं, अच्छा तो वो ये है कि बच्चे सेटिस्फाइड हो जाएं, ये होता है। वैसे मेरे को ये था भाई, मतलब कि रेफरेंस के साथ अगर कोई मतलब कोई रेफरेंस दे दिया जाए, कोई स्टोरी सुना दी जाए, बच्चे ज़्यादा इंटरेस्ट लेते हैं। अच्छा जी। हाँ, कुछ मेरे अंदर ये था कि मुझे ये अपनेपन से पढ़ाती थी, मुझे ये लगता था ये मेरे बच्चे हैं, कि मैं फिर वहाँ जाके घर भूल जाती थी बिल्कुल। वहाँ जाके भूल जाते। हाँ, फिर मुझे घर का मतलब वो नहीं रहता था, कि मुझे ये रहता था कि बच्चों को एक देना। जगह ही कंसंट्रेशन। हाँ, और मतलब कि पंचुअल भी मैं थी, टाइम पे बच्चों को, ये भी मेरी वो थी एक। हाँ। तो आपके बच्चे, उन्हें पढ़ाई की, जिनको आपने पढ़ाया, उनमें से बच्चा कोई बहुत अच्छी पोस्ट पे आपको मिलते होंगे, तो कैसा रहा, कोई ऐसा अनुभव? हाँ जी, कई बैंक में कई बच्चे लगे हुए हैं, जज भी 1-2 बच्चे जज बने हैं ऐसे। हाँ, कई जगह मतलब जॉब्स कर रहे हैं। हाँ जी। यही इसी एरिया में ही मेरे 5-6 स्टूडेंट्स हैं, जो मतलब कि बहुएं भी हैं और बेटियां भी। 6-7 स्टूडेंट आप पड़ोस में देख लो, सामने 2-3 सामने हैं, इधर भी ऐसे 5-6 देखो डॉक्टर स्टूडेंट। साहब, कितनी मजे की बात है। और मैडम से जब बातचीत शुरू हुई थी, कह रहा मेरे से क्या बात करोगे, इनके पढ़ाए हुए बच्चे जो हैं वो जज भी लग गए, और जो बहू है, बेटी है और बेटा है, वो भी आपके पास से पढ़े हुए हैं। तो कितनी बढ़िया इंटरेस्टिंग बात है। अच्छा डॉक्टर साहब, एक चीज़ और बताइए
कि जो समाज सेवा की धारा है ये युवा अवस्था में आई आपके अंदर, या किसी घटना ने आपको प्रेरित किया जो आप समाज सेवा की तरफ इतने ज़्यादा मुड़ गए कि आपने परिवार को भी कम समय देना अपने आप में वाजिब समझा और समाज को ज़्यादा समय दिया? ऐसी क्या घटना थी आपके जीवन में? देखो, सारी चीज़ें गवर्नमेंट तो कर नहीं सकती, क्योंकि हमें एक दूसरे का, हम यहाँ जन्म लेते हैं इस संसार में, दुनिया में, तो उसका चंदा तो हमें देना ही पड़ता है, चाहे किसी रूप में दें, चाहे हम अपनी प्रतिभा के रूप में दें, चाहे मेहनत के रूप में दें, चाहे समाज सेवा के रूप में दें। तो इसकी समाज सेवा का जज्बा तो मैंने बताया कि आपको 84 में फाइनल ईयर में ही हो गया था, जब हमने बाढ़ पीड़ितों की सहायता की थी। लेकिन उसके बाद जो मेन एपिसोड मैं बताता हूँ कि यहाँ पे HIV एड्स जो मेरी संस्था थी, रजत संस्था, रूरल एसोसिएशन फॉर जन कल्याण एंड अवेयरनेस चैरिटेबल ट्रस्ट, उसमें एक व्यक्ति, युवा वर्ग, जो कि सिर्फ उसको यही पता चला था कि मुझे एड्स है, सुसाइड कर गया था वो। तो उससे हमें बहुत बड़ा धक्का लगा था। तो हमने कुछ जर्नलिस्ट इकट्ठे किए, कुछ टीचर्स इकट्ठे किए, कुछ डॉक्टर्स इकट्ठे किए, कुछ समाज के जो गणमान्य व्यक्ति थे उनको इकट्ठा करके एक हमने NGO बनाई जिसका नाम रजत है। उस घटना से के बाद तो मैंने पीछे मुड़कर नहीं देखा। तो हमने रक्तदान से संबंधित भी कार्य किया, शिक्षा से भी संबंधित मैंने सेमिनार अटेंड किए, और लोगों की जो मिथ्या धारणाएं हैं बीमारियों के बारे में, हम अब देखते हैं, जैसे कोरोना देख लेते हैं, कोरोना के बारे में लोगों को डर बहुत है, डर से ही वो मेंटली बहुत परेशान है, ठीक है ना। तो हमें कोरोना ने ही हमें शिष्टाचार की भावना भी सिखा दी है कि हमें एक दूसरे को हाथ जोड़कर वो करना है, अभिवादन करना है। तो मैं एक बात वो कर रहा था उसकी एजुकेशन की, जैसे तो फॉर हम एटिकेट, शिष्टाचार सिखा दिया हमें कोरोना ने कि हमें एक दूसरे को हाथ जोड़कर अभिवादन करना है, ना कि हाथ मिलाने हैं, ताकि नहीं तो एक्सचेंज हो जाता है, वायरस एक्सचेंज हो गया, बैक्टीरिया एक्सचेंज हो गया। और फॉर होता है डिसिप्लिन। मैं एजुकेशन का एक विस्तार बता रहा हूँ सिर्फ आपको। डिसिप्लिन मतलब भाई, हमें डिसिप्लिन बहुत ज़रूरी है हमारे, जैसे BSF वाले रखते हैं, आर्मी वाले रखते हैं, तो मन का डिसिप्लिन भी बहुत ज़रूरी है। निज पर शासन फिर अनुशासन। फॉर यूनिवर्सल ब्रदरहुड, हम आपस में अब बैठे हैं सारे, हम ऐसे ही लेबल लगा लेते हैं, जातिवाद का लेबल लगा लेते हैं, जो कि कुछ भी नहीं है, ठीक है ना। तो हमें यूनिवर्सल ब्रदरहुड हमारे अंदर होना ज़रूरी है। फॉर क्रिएटिविटी, जैसे हम क्रिएटिव बनना चाहिए हमें, ठीक है, कोऑपरेट करना चाहिए एक दूसरे को, ठीक है ना। अवेयरनेस, जैसे कोरोना में जब तक हमें अवेयरनेस ही नहीं होगी, पता ही नहीं होगा कि हम सिर्फ मास्क लगाना है, डिस्टेंस रखना है, या वायरस ऐसे नहीं उड़ के आ जाएगा हमारे अंदर जब तक कि हम उसको टच नहीं करेंगे। तो हमारे अंदर अवेयरनेस ज़रूर होनी चाहिए, किसी भी चीज़ की हो अवेयरनेस, तो अवेयरनेस होनी भी ज़रूरी है। फॉर होता है ट्रांसफॉर्मेशन होता है, या टैलेंट होता है। हमने जैसे शिक्षा का कोई विद्यार्थी है, उसके अंदर अगर टैलेंट, उसकी विशेषता, मेरा एक यही रहा है कि दूसरे की विशेषता को ग्रहण करना। मेरा ये नहीं है कि मैंने किसी पर्टिकुलर धर्म को अपनाया है, मैंने कोई नहीं अपनाया, किसी पर्टिकुलर धर्म को नहीं अपनाया, ना कभी किसी को गुरु बनाया। तो मैं देखता हूँ कि तेरा पंथ वाले क्या कह रहे हैं, गुरुद्वारा वाले क्या कह रहे हैं, उसमें आश्रम वाले क्या कह रहे हैं, या रविदास जी क्या कह रहे हैं, कबीरदास जी क्या कह रहे हैं, गुरु ग्रंथ साहब क्या कह रहा है, उनकी जो विशेषता होती है उनको मैं अपनी मनोभूमि में धारण करता हूँ, ना कि वो। और ये ट्रांसफॉर्मेशन, और फिर एक ये है भाई इंट्रोवर्सन, ठीक है, ऑप्टिमिस्ट, भाई हमें एक आशावादी बनना है, ठीक है ना। हाँ, और फॉर होता है नोबिलिटी। नोबिलिटी हमारे लिए आजकल बहुत ज़रूरी है, नहीं तो हम एक दूसरे से ईर्ष्या करते ही रह जाएंगे, द्वेष करते रह जाएंगे। तो मैं ये उसी की परिभाषा आपको बता रहा था। जो शिक्षा जो है ना, ये शिक्षक दिवस पर ये चीज़ें जो है स्टूडेंट्स को भी और सभी को ये अगर फॉलो करने लग जाएं तो हम एक दूसरे से जुड़ जाएंगे, एक दूसरे से नहीं। ये हमारे अंदर जो भय व्याप्त है कोरोना का, ये भी समाप्त हो जाएगा, ठीक है। हमने इस कोरोना कार्यकाल में एक दूसरे को बहुत कोऑपरेट किया है, सबने, युवा वर्ग ने भी कोऑपरेट किया है, जितने भी लोग हैं सब ने बहुत आपस में कोऑपरेशन किया है, चाहे कोई संस्था है, चाहे प्रशासन है, सब ने कोऑपरेट किया है। ये मुझे बहुत अच्छा लगा। मेरे ख्याल में डॉक्टर साहब ये वही बात है जिसके सूत्र में आप दोनों बंधे हुए, कि जो चीज़ें आ रही हैं उनको हम स्वीकार करें। कोरोना आया तो उसको भी स्वीकार करें, वो भी हमें कुछ अच्छा सिखा के जाएगा। ये आपकी बात बिल्कुल सही है। अच्छा, शिक्षक दिवस पे जैसे हम बातचीत कर रहे थे, उन बातों से थोड़ा हट के फिर आते हैं इस चीज़ पे कि समाज को क्या चीज़ें सीखनी चाहिए जिससे समाज खुश रहे, खुशहाल रहे। आप एक शिक्षिका भी रही हैं, बहुत से बच्चे आपके हाथों से निकल के गए हैं, तो आपने उन बच्चों को जज किया होगा, स्क्रीन किया होगा।
तो आपको क्या लगता है उनमें क्या चीज़ें थी, अगर उसके ऊपर सारा समाज काम करे तो समाज और भी अच्छा बन सकता है? मैंने ये देखा है कि इमोशनल इंस्टेबिलिटी ज़्यादा है। मतलब कि अब जैसे अगर सब में इमोशनल स्टेबिलिटी हो तो फिर उससे हर प्रॉब्लम को अच्छे ढंग से हम फेस कर सकते हैं, क्योंकि ये है कि माइंड, बॉडी, इमोशंस, एनर्जी, इनका अगर कोऑर्डिनेशन हो, चारों चीज़ों का, माइंड, बॉडी, इमोशंस, एनर्जी, अगर इनका कोऑर्डिनेशन होता है, मतलब एक ही लाइन में जैसे ट्यून्ड होते हैं, तो फिर जीवन बहुत सुंदर बन जाता है। आपकी बातें सुन के ऐसे लगता है जैसे प्रवचन सुन रहे हो सारे के सारे। हमने आपकी क्लास नहीं लगाई, अगर हम दुर्गा कॉलेज में जाने की छूट होती तो हम जरूर सुन के आते आपकी क्लास। डॉक्टर साहब, जैसे समाज आपसे आज की तारीख में सीखता है, जो मैं महसूस करता हूँ, आप महसूस करें ना करें, और समाज को कई लोग आपके पास आते भी होंगे जो आपको कहते होंगे आप हमारे रोल मॉडल हैं, तो उनको क्या बताते हैं आप, और जो आपसे नहीं मिल पाते उनको भी मीडिया के माध्यम से क्या बताना चाहेंगे कि ताकि वो सीखें और समाज को एक प्रगति की तरफ लेकर जाएं? ये बात आपकी ठीक है नवल जी। मेरे पास कई जो नई एनजीओज़ बनती हैं वो मेरे पास आते हैं। हालांकि मैंने आपको बताया कि सबके अंदर टैलेंट होता है, सबके अंदर विशेषता होती है, सिर्फ उसको जागृत करने की आवश्यकता होती है। जैसे एक बच्चा है, शिक्षा के मैं उसमें फील्ड में ले जाता हूँ कि हमें जो एजुकेशन के बारे में, बच्चे के अंदर जो राख की ढेरी के अंदर जो चीज़ पड़ी हुई है वही निकलेगी। हम उसे मार पीट कर बड़ा करके कोई डॉक्टर इंजीनियर नहीं बना सकते। ये सब वो है, एक मिथ्या धारणा है। लेकिन हम वो उसके अंदर भी वो शुरू से उसकी अनुवांशिक रूप से या पारंपरिक रूप से उसके अंदर कुछ गुण होते हैं, गुण सूत्र होते हैं। और उसी तरह ही मेरे पास जैसे सभी आते हैं कहने पूछने के लिए, जो नई एनजीओ बनती हैं, तो भाई हम इसको कैसे, भाई आप हमारे रोल मॉडल हैं, हम इसको कैसे, इसको आगे मार्गदर्शन के रूप में हमारे से पूछने आते हैं। लेकिन मैं तो यही कहता हूँ कि जैसे शिक्षा का अर्थ होता है सत्य की खोज, और सत्य की खोज का जो वो एक फोकस होता है एक शिक्षक ही होता है। और मैं भी अपने आप को एक चिकित्सक के रूप में शिक्षक मानता हूँ, और मैं उनको ये कह देता हूँ, मतलब भाई अपने अंदर जो है मेहनत, एक तो कड़ा परिश्रम करो, एक अनुशासन में रहो, एक सेवा की भावना रखो, एक जो भी कार्य करो उसको निष्ठापूर्वक करो। कई बार हम मेहनत तो करते हैं, लेकिन हम देखते हैं, कोई बार मैं एनएसएस कैंप्स में जाता हूँ, बच्चों को कह दिया जाता है भी आपने ये फलानी चीज़ को प्लांटेशन करनी है, वो तब तक करते हैं जब तक वो टीचर देख रहा होता है। वो एक्चुअली परिश्रम नहीं माना जाएगा, वो मेहनत नहीं मानी जाएगी, वो तो एक दिखावा ही माना जाएगा। तो अगर वाकई उसके अंदर एक सत्यता होती है, जो भी एनजीओ आती है, नई एनजीओ आती है, और उसके अंदर एक परिश्रम की भावना होती है, और एक इमोशनली टच होता है। जैसे मेरे पास मरीज आता है तो मैं ये नहीं सोचता कि मैंने इससे पैसे लेने हैं, मैं ये सोचता हूँ कि ये स्वस्थ हो, ठीक है कि ना। मेरे पास कोई एक बार पेशेंट आया, कहता जी आप अगरबत्ती जगाते हैं, अभी मरीज ज़्यादा है। मैं कहा मैं इसलिए अगरबत्ती नहीं जाता, ये मरीज ज़्यादा है। मैं कहता हूँ भी ये जो मेरे पास जो भी मरीज आए वो स्वस्थ होकर जाए। तो इसलिए मैं उनको तो यही कहता हूँ कि कड़ी मेहनत करो और सच्चाई के मार्ग पर चलो। एक सत्य, परमात्मा क्या है, एक सत्य ही है, सत्य को ही परमात्मा कहते हैं। तभी मैंने कहा ना कि मैंने कोई गुरु या मैं कोई किसी पर्टिकुलर धर्म में विश्वास नहीं करता, सत्य के ऊपर विश्वास करता हूँ। अगर एक आप सत्य अपना लेते हैं तो हमें बार बार झूठ भी नहीं बोलना पड़ता, और अगर हम सत्य की खोज कर लेते हैं तो हम अपनी एनजीओ को भी आगे बढ़ा सकते हैं, आगे जितने भी प्रोजेक्ट हैं उनको आगे बढ़ा सकते हैं। लेकिन मेहनत की भावना और मतलब एक इमोशनल टच होना चाहिए। तो इसी करके एक स्टेबिलिटी ऑफ माइंड भी होना चाहिए। अब राम को क्यों पूछते हैं? राम को इसलिए थोड़ी पूछते हैं कि वो बहुत बड़ा एक भगवान था। राम को जो उसे स्टेबिलिटी ऑफ माइंड थी। जैसे भेजा उसको वन में तो भी वैसा, जब सीता का हरण हुआ तो भी वैसा, जब लड़ाई हुई तो भी वैसा, जब वो लव कुश पैदा हुए उससे पहले अग्नि परीक्षा हुई तो भी वैसा। उसके अंदर एक स्टेबिलिटी ऑफ माइंड थी राम के अंदर। तो उसी करके राम को पूजा जाता है भी उसके अंदर एक संतुलित मन था। वो संतुलित मन से और भय मुक्त मन से
अगर हम एनजीओ चलाते हैं और वाकई ही अपन कोई फोकस करते हैं, अपना जो एम है, जो लक्ष्य है, हमने देखो रजत संस्था बनाई थी तो हमने सोचा था कि आगे इन चीज़ों को रोकना है। जैसे बंदे ने सुसाइड किया था तो हमने उसको वाकई रोका, हमने टेस्ट भी किए, अपना पैसा भी लगाया। उसके बाद जैसे शिक्षा की बात मैं कह रहा था, मैं शिक्षक हूँ, मैं वो शिक्षक नहीं हूँ, मैं शिक्षक की मैंने लिटरेचर बांटे, मिथ्या धारणाएं दूर की, लोगों को पीलिया के लिटरेचर बांटे, HIV एड्स के लिटरेचर बांटे, कैंसर के लिटरेचर बांटे, इधर डायबिटीज़ के बांटे, हाइपरटेंशन के बांटे, जगह जगह कैंप लगाया। वो भी मेरी एक शिक्षा है, वो भी, ताकि मैं वो शिक्षक की बात कर रहा हूँ कि मैं वो शिक्षक हूँ। नहीं, हम भी मानते हैं, मैं तो मानता हूँ कम से कम। देखिए, मैं तो मानता हूँ और मैंने इसीलिए बातचीत की और बड़ी अच्छी बातचीत चल रही है। और आज मैं सब स्पष्ट बताऊं कि मैं कोई वो बातचीत नहीं कर रहा, कोई इंटरव्यू नहीं ले रहा, कोई साक्षात्कार नहीं ले रहा। मैं एक जानने की कोशिश कर रहा था कि एक परिवार जो कि समाज सेवी परिवार है, ना सिर्फ डॉक्टर साहब बल्कि उनके श्रीमती जो हैं वो भी समाज सेवी हैं, क्योंकि वो लगातार जिस क्रम पे रहे। जैसे डॉक्टर साहब ने कहा, अगर मैं डॉक्टर हूँ तो मेरा लक्ष्य ये नहीं होना चाहिए मेरे को कितनी फीस लेनी है, बल्कि मेरा लक्ष्य ये होना चाहिए जो रोगी मेरे पास आ रहा है वो ठीक हो जाए। इसी तरह से मैडम रहे, तो मैडम ने भी जब बच्चों को पढ़ाया, सिर्फ इसलिए नहीं कि मेरे को यहाँ से पैसा मिल रहा है, इन्होंने भी इस तरह से पढ़ाया कि बच्चा जो इनके पास से पढ़ के जाए वो सफल हो जाए। और ये बात मैं इसलिए कह सकता हूँ कि जो इनकी बातचीत है, जो इनकी संतुष्टि है, वो साफ झलक रही है। तो एक बार अंत में मैं आप चाहूँगा कि आप दोनों ही एक एक मैसेज जरूर दीजिए जो समाज के लिए उपयोगी हो। मैं समाज को यही मतलब मैसेज देना चाहती हूँ कि हम सभी डायमंड है, और हमें मतलब कि ये है सिर्फ डायमंड की जो मतलब कि हम कितने कैरेट के डायमंड हैं ये हमें डिसाइड करना पड़ेगा। और ये हम उससे मतलब कि हमें पता लगे कि जैसे हमें कितने कैरेट के हैं, इससे पता चलता है पैशन कितनी है कोई भी कार्य करने के लिए, और दूसरा पॉजिटिव एनर्जी कितनी है। कई बार क्या होता है कि पॉजिटिव एनर्जी का सोर्स जो है ना, एक तो सेल्फ मोटिवेशन होता है, एक एक्सटर्नल मोटिवेशन होता है। कई लोगों को एक्सटर्नल मोटिवेशन मिल जाता है, वो सक्सेसफुल हो जाते हैं, लेकिन कितनी देर का। और जो सेल्फ मोटिवेशन होता है वो तो एक बहुत अच्छी चीज़ है। और मैं सभी मतलब भी जो भी सुनने वाले हैं उनको यही कहूँगी कि अपने अंदर सेल्फ मोटिवेशन क्रिएट करें। हाँ, और मैं इसका एक उदाहरण भी आपको देना चाहती हूँ। जैसे जो अर्जुन थे, द्रोणाचार्य ने उनको एक्सटर्नल मोटिवेशन दी, लेकिन एकलव्य जो था वो सेल्फ मोटिवेशन से। हाँ, तो दोनों इक्वल ही धनुर्धारी थे, कोई डिफरेंस नहीं था उनमें, दोनों इक्वल थे, लेकिन ये फ़र्क है। और जो सेल्फ मोटिवेशन जिसमें होता है ना, वो हमेशा ही मतलब वो डायमंड जो है वो डेजल करता है, वो शाइन करता है, वो चमकता है, वो चमकता है। और इसका एक और है कि अमेरिका के जो एक बायोलॉजी के टीचर थे जिनका नाम था बिल बोवरमैन। बिल बोवरमैन वो बायोलॉजी के टीचर थे, लेकिन उनका एक पैशन था रनिंग, दौड़ना जैसे। तो उन्होंने मतलब कि वो फुटबॉल प्ले, जब फुटबॉल प्ले होता था तो गेम होती थी, उसको देखते थे, एथलीट्स को देखते थे, तो उनके मन में ये ख्याल आता था कि अगर इनके शूज़ में जो है कि 1 औंस मीन्स कि 25 ग्राम वेट अगर कम कर दिया जाता है तो 1 मीटर में मतलब 1 किलोमीटर में, हाँ, 200 पाउंड्स का जो वेट है ना वो एथलीट को नहीं उठाना पड़े। हाँ, तो इसके लिए उन्होंने मतलब कि अपने मतलब कि वो को फाउंडर बने नाइकी ब्रांड का। आपने ये देखा होगा कि जो नाइकी ब्रांड के शूज़ हैं उस हल्के हैं, उसके ऊपर फुटबॉल प्लेयर की, हाँ, फुटबॉल प्लेयर बना हुआ है कि ये उन्हीं के ही, हाँ, उन्हीं की देन है। दूसरा, उन्होंने जॉगिंग पे बुक लिखी, और वो जॉगिंग के मतलब कि जॉगिंग भी उन्हीं का दिया हुआ फिनोमिना है, और लोग आज जॉगिंग करते हैं और उससे अपने स्वास्थ्य का लाभ उठा रहे हैं। मतलब उनके अंदर सिर्फ एक पैशन था, रनिंग, दौड़ना, और उसमें वो टीचर थे, एजुकेशनिस्ट बने, बिजनेसमैन बने, को फाउंडर बने नाइकी ब्रांड के, और कोच बने कि वो नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पे उन्होंने
मतलब कि वो कोच रहे और कई एथलीट्स उन्होंने तैयार किए जिन्होंने अवार्ड लिए। मतलब कि ये है कि ये हम अगर हमें ये पता लगे कि हमारे अंदर ये पैशन है, पैशन एक ही था और उस पैशन को डेवलप किया। इसी तरह कि सभी बच्चे अपने अंदर पैशन को सॉर्ट आउट करें, ढूंढें, और फिर कि अगर उनको अच्छा टीचर मिल जाता है तो बहुत अच्छा है। ये आउटर मोटिवेशन हो गई, नहीं तो वो इनर मोटिवेशन क्रिएट करें अपने अंदर, क्योंकि हम डायमंड हैं ये सोचकर, क्योंकि एक ये विश्वास है। और अगर आप मेरी इस बात पर विश्वास करोगे कि हम डायमंड हैं तो ज़रूर ही यू कैन डू वंडर। बहुत बढ़िया। तो जैसा डॉक्टर साहब कह रहे थे कि मैडम उदाहरण देके समझाते हैं, बड़े अच्छे ढंग से समझाया। हाँ डॉक्टर साहब, आप भी मैसेज दीजिए। देखो मैसेज, मैं तो ये एक शिक्षक दिवस है, क्योंकि आप भली भांति जानते हैं कि 40 वर्ष का अनुभव था सर्वपल्ली राधाकृष्णन को, तो फिर भी उन्होंने कहा था कि मेरा जन्म दिवस जो है एक शिक्षक के रूप में मनाया जाए। उपराष्ट्रपति भी रहे, लेकिन उनकी देखो सरलता देखो उनकी कितनी थी और कितना अनुभव था। मैं भी यही कहना चाहूँगा कि जो प्रत्येक शिक्षक है, एक तो वो अपनी नॉलेज को अपडेट करे, ताकि उसको, क्योंकि एक जो टीचर है इंसाइक्लोपीडिया की तरह होता है। एक इंसाइक्लोपीडिया मतलब उसके पास सभी प्रश्न उत्तर होते हैं टीचर के पास। डॉक्टर और मरीज का आधाराध्याय संबंध होता है, इसी तरह शिक्षक और विद्यार्थी का भी आधाराध्याय संबंध होता है। तो हम कह देते हैं डोंट गो टू टेम्पल, डोंट गो टू चर्च, सर्व दाई पेरेंट्स लिविंग गॉड्स ऑन द अर्थ। जिस तरह हमारे भाई हमें ना कि गुरुद्वारे जाने की ज़रूरत, ना ही किसी टेम्पल में जाने की ज़रूरत, अपने माता पिता की सेवा को, माता पिता से ऊपर हमारे शिक्षक है। हमारा ज़्यादातर टाइम जो है वहाँ स्कूल में बीतता है, तो विद्यार्थियों को चाहिए कि उनको फॉलो करें। वो जो भी आप कार्य करवाते हैं स्कूलों में या कॉलेजेस में या यूनिवर्सिटीज़ में, उनको ज़रूर फॉलो करें, क्योंकि वो उनके गुरु के समान है, गुरु भगवान के समान होता है। तो मैं तो ये बच्चों को यही कहूँगा कि अपने टीचर्स की पूरी रिस्पेक्ट करें, जिस तरह माता पिता की करते हैं उसी तरह टीचर्स की भी पूरी रिस्पेक्ट करें। और शिक्षकों को भी यही कहूँगा कि वो अपनी नॉलेज को अपडेट करें, ताकि कहीं अगर हमें बाहर भी जाना पड़े तो इधर उधर ना झांकना पड़े। बढ़िया। और शिक्षक दिवस पर हमारी जो मुलाकात रही डॉक्टर शिव सचदेवा जी से और उनकी धर्मपत्नी जी से, और जहाँ तक मैं इनकी बातचीत के बाद समझ पाया कि एक जीवन में सरलता होनी चाहिए, पर एक निडरता भी होनी चाहिए जीवन जीने के लिए। और उसके साथ हमें जीवन में ये भी समझना पड़ेगा कि जो भी हमारे जीवन में पड़ाव आ रहे हैं, अगर हम उनको स्वीकार करते चलेंगे और अपनी कैपेबिलिटी से आगे बढ़ते चलेंगे, जैसा बात आई थी कि हम डायमंड हैं, हमें ये तराशना पड़ेगा हम कितना तराशना चाहते हैं। इंटरनल मोटिवेशन, डॉक्टर साहब ने ये भी बात कही कि आपको शिक्षक कहीं भी मिल जाएगा। शिक्षक के लिए आपको किसी स्कूल में जाने की ज़रूरत नहीं। हो सकता है कि आप घर से बाहर निकलो और एक व्यक्ति सफाई कर रहा है, बड़ी बेहतरीन सफाई कर रहा है, वो भी एक शिक्षक है जो आपको सिखा रहा है कि अपने काम को डेडिकेशन से करिए। डॉक्टर साहब हैं, डॉक्टर साहब कोई शिक्षक नहीं थे, पर फिर भी इन्होंने एक शिक्षक बन के समाज को पढ़ाया कि किस तरह से वो आगे बढ़ सकते हैं। तो आपके आसपास जितने भी ऐसे शिक्षक हैं, तो मेरा मानना है कि शिक्षक दिवस पर आप उन सब से मिलिए और उन सबको बधाई दीजिए और उनसे सीखिए। और पहला शिक्षक आपकी माँ भी है जिसने आपको सबसे पहले चलना सिखाया, आपके पिताजी भी हैं जिन्होंने आपको सरलता सिखाई। तो इन सब शिक्षकों को भी शिक्षक दिवस के दिन याद करना चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। तो जुड़े रहें हमारे साथ। मैं नवल सिंह फिर एक खास अध्याय के साथ आपसे मिलता हूं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।